अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज तमाम रास्तों से गुजरते हुए आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया कि सादिया आज आपको कहाँ ले आई है। आपने गुजरते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मज़ार भी देखा, आपने लाड़काना की सड़कें भी देखी, आपने और बहुत कुछ जो हम अब इस वक्त गुजरते हुए आ रहे थे वो हमने दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब जिस सहन में मैं मौजूद हूँ, जिस घर में मैं मौजूद हूँ, वो पर्सनालिटी से मिलवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब कहीं भुट्टो फैमिली का नाम सही मायनों में रह गया है तो वो है मुमताज़ अली भुट्टो साहब। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी कुछ दबंग बातें सुनेंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी सहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी पुरानी यादों को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि जब भुट्टो साहब जिंदा थे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और मैंने सुना कि भुट्टो साहब कहते थे ये मेरा सबसे टैलेंटेड कज़न है। तो वो वाली बातें भी हमने करनी है जो अब कहीं भी किसी भी शो में नहीं मिलती, लेकिन समा के मेहमान में समा आपको बताता है वो सब कुछ जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं मुमताज़ साहब से। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कचहरी लगी हुई है, आज कचहरी में मेरा भी फैसला होने वाला है। आइए। सही, क्या हाल? मेहरबानी। आप सबको भी मेरा सलाम। मैं कहा सही कचहरी लगी हुई है कि ऐसा ना आज हमारा फैसला भी हो जाए यही। अच्छा ये तो रोजमर्रा का काम है। रोजमर्रा का काम है। सबसे पहले तो हम समा के मेहमान में, जो कि हम कहते हैं कि हम समा के मेहमान में हैं, लेकिन हम मेहमान खुद बन जाते हैं। अच्छी बात, वेलकम। बहुत शुक्रिया। मुमताज़ साहब, आपने वो दौर देखा है जो हमारी नस्लें कभी सोच भी नहीं सकती। भुट्टो साहब के साथ आपने वक्त गुजारा। बिल्कुल। आपने उस दौर में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना, आके 32 साल की उम्र में नेशनल असेंबली के मेंबर बनना जी। फिर उसके बाद माशाल्लाह से जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने तो पहले आप जो थे वो वज़ीर दाखिला बने, फिर नहीं मैं वज़ीर आला बने। वज़ीर दाखिला में नहीं बना था, हालांकि पहले प्लान यही था हाँ जी, कि मैं वज़ीर दाखिला बनूंगा, लेकिन जब वो इक़्तिदार मिला तो उन्होंने मुझे सिंध का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बनाया था। फिर आप वज़ीर आला मार्शल लॉ था ना इन दिन में। सही। फिर 2 महीने के बाद हमने वो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पास की जी। तो फिर वो डेमोक्रेटिक सेटअप आ गई, तो उसमें फिर मैं चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त के दौर को, क्योंकि हमने तो अपने ये सब वो बातें जो हमने अपने माँ बाप से सुनी है कि तब कराची कैसा होता था, उसकी रौनकें कैसी थी, उसकी रानाइयाँ कैसी थी, सड़कें कैसी थी, ट्राम्स चला करती थी, सफाई थी, क्योंकि अब हम पुरानी तस्वीरों में ही उन कराची को खोज पाते हैं या सिंध को देख पाते हैं। ये बहुत बड़ी टूरिस्ट ट्रेड होती थी। सही। बाहर मुल्कों से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, दूसरे मुल्कों से बड़ी बसें भर के प्लेन्स में टूरिस्ट आते थे, वो गलियों में फिरते रहते थे, बाजार। बिल्कुल यही कहते हैं कि गोरे फॉरेनर्स इस तरह फिरा करते थे जैसे उनका अपना शहर हो। हाँ बिल्कुल, बहुत होते थे। लेकिन अब तो तौबा। अब तो अपना फिरना माहौल है। तौबा। और हर शहर सिंध का ऐसे है। बिल्कुल, हर शहर ऐसे है। मैं तो कभी इधर उधर जाना होता है तो जानबूझ के मैं कहता हूँ कि शहर के बीच में चलो, सिर्फ देखने के लिए कि तौबा। अब उस दिन मैं कंधकोट गया जी, तो वापसी पे मैं शिकारपुर आता है रास्ते में। सही। तो वैसे तो बाहर से बड़े चौड़े रास्ते हैं, हाईवेज है, लेकिन मैंने कहा अंदर चलो। अंदर गए तो उधर तो बाहर निकलने में से हमें 1.5 घंटा लग गया। लेकिन इतनी बदबू, इतने टूटे रास्ते, गंदे नाले, कीचड़, तो मुझे वो दिन याद है जब हम बचपन में यहाँ से जाया करते थे वहाँ कुल्फ़ी खाने, और उन दिनों में कहते थे कि शिकारपुर जो है वो सिंध का पेरिस है। बिल्कुल। और वाकई टूरिस्ट आते थे घूमने। अब पेरिस को क्या हो गया? वो खुद शिकार हो गया। शिकार भाई, ये खा जाते हैं ना जो पैसे हैं। तो खैर ये हमारी जिंदगी के वो दुख हैं जनाब जो चलते रहेंगे। मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, पुरानी यादों को भी हम इसी तरह ताज़ा करते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि इनकी ये जो महफिल
फांसी पे जो कि जहरी सजी हुई है उसको हम कहीं भी डिस्टर्ब करें। ये मेरा बेटा है अमीर बख्श जी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। आप खैरियत से? ये बताइए कि मुमताज भुट्टो साहब और आप सब भी बैठे हुए, बड़ा मशहूर है कि लोग इनसे प्यार कम, इनसे डरते ज्यादा। अब आज जरा सच सच बता दें कि डर ज्यादा होता है या प्यार ज्यादा है? इनसे डरते हैं लोग, लेकिन वो डरते हैं जिनका कोई गिल्टी काम होते हैं, कोई करप्ट होता है, कोई बदमाश होता है इस इलाके के या कहीं के भी, पूरे सिंध में, बल्कि हम तो कहें कहीं भी। इनके लिए ये भी मशहूर है कि ये दोस्तों के बेहतरीन दोस्त हैं और दुश्मनों के बदतरीन दुश्मन हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये आप सारे लोग हमारे साथी बैठे हैं, ये इसी इलाके के हैं हम लोग। मैं रतोडेरो से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ आते हैं, इज्जत पाते हैं, काम काज मसाइल होते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि आजकल जहाँ भी आप जाएं वहाँ कास्ट लगती है। ये दर है, यहाँ कास्ट नहीं होती, यहाँ इज्जत मिलती है, काम होता है। कभी न भी हो तो एफर्ट लिए जाते हैं, उसके लिए होते जाते हैं। एज फादर आप मुमताज साहब को कहाँ कैटेगराइज करते हैं कि काफी रोबदार वाले साहब थे बचपन से लेकर अब तक स्टिल, कि आप इनकी आंखों के इशारे से बच्चे को ये वाले, या प्यार से कभी कभी चीजों को संभाल के चले जाते थे? मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे वालिद नसीब हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब प्यार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी उस खौफ के हद तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि डर लगता है कि ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से वो खफे हो जाए, रंजिश आ जाए उनके जहन में हमारे लिए। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। यानी को इज्जत और मोहब्बत के दरमियान को जिसको हम खौफ कहते हैं, वो एक्चुअली वो होता है कि आप अपने बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इस खौफ में ही रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए। अब मेरे सामने आप पूछ रहे, डराया लोगों ने कि साई का गुस्सा बहुत तेज है। मैंने कहा अच्छा यार, मैं तो, मेरी तो मुस्कुराहट कहते हैं, दुनिया कहती है कि सारी तेरी मुस्कुराहट के आगे लोगों के गुस्से खत्म हो जाते हैं। आज मैं साई के आगे मुस्कुरा दूंगी तो शायद साई का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। भुट्टो खानदान की ये जहती बड़ी मशहूर थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो खानदान टूटना शुरू हुआ और टूटते टूटते उस नहज पे आए कि सब आज अलग अलग है, और जो भुट्टो नहीं है वो भुट्टो है। ये एक अजीब सी बात है। और जो भुट्टो है उनको कोई ओन नहीं करना चाह रहा, वो अपने तौर पे मनवा रहे हैं। क्या कहना चाहें? जी, ये तो मेरा ख्याल है कि एक तो जो पैदा होने से खामियां और भलाइयाँ जो होती हैं इंसान में, एक तो वो है, एक तो जेनेटिक है कि किस किस्म का कोई पैदा होता है, किस किस्म का। लेकिन इस माशरे में मैंने इतनी अब बुराइयां देखी हैं, इतनी बुराइयां कि आज खुद ही जो तबीयत है ना, वो यानी हर वक्त उलझन और मायूसी में रहती है कि अब कहाँ क्या होगा, क्या नहीं अब होगा, कैसे ठीक होंगे। हाँ, बेईमानी इतनी बढ़ गई है, खास करके दरदारी दौर से जी। बेईमानी, चोरी, लूटमार, हर वक्त जहन में परेशानी रहती है। अब यहाँ नवाज लीग वाली हुकूमत ठीक लगती है? नवाज साहब वाली हुकूमत ठीक लगती है? मुफाहमत ही है ना भाई। भाई ये एक ही है। तो इधर तो बस ये है कि ये परेशान कुल सूरत हाल है। यहाँ कोई भी जो आता है यहाँ कोई खुशखबरी नहीं लाता। शिकायत कि लूटा गया, पुलिस ने ये किया, चोरों ने ये किया, उसने ये किया, ऑफिसरों ने ये किया। तो हर वक्त जहन में वही, यानी वो चार्ज किस्म की रहती है। और इस सूरत हाल से निपटना ये इसी रुझान की ज़रूरत है। पर एक दौर में नून लीग को आपके साहबजादे ने ज्वाइन भी किया, फिर उसके बाद उसे छोड़ा भी। तो ज्वाइन जब किया तो क्या आपको उस वक्त उनकी सोच ठीक लगी कि जो उनके नज़रियात थे, आप उस वक्त उनके नज़रियात को सही समझ रहे थे? ये तो एक तो ये मियाँ नवाज शरीफ से तो पुरानी मुलाकात है, जहाँ भी मिलते थे कहते थे आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ आए।
तो आखिर यहाँ हमारे पार्टी वालों ने, जब हालात इतनी बिगड़ गई जरदारी के आने के बाद, और सब लोग भीख मांगने के लिए ऐसे ऐसे उनके पीछे भागते रहे, और कोई बात सुनने की, कोई असूल की, कोई सच्चाई की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। बस निकालो, भागो, इधर मारो, उधर हाथ मारो, खाओ पियो, बस ये। तो फिर हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम मुस्लिम लीग में जम हो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये कचहरी चल रही है तो हम ये भी नहीं चाह रहे कि ये डिस्टर्ब हो। ये मोन्टाजेस में आपको दिखती रहेगी कि यहाँ क्या गुफ्तगू चल रही है, क्या बातें हो रही हैं और किस तरह कचहरी होती है, आज ये भी हम देखेंगे। लेकिन आप जाइए, एक कप चाय बनाइए, हम भी यहाँ देखते हैं। साइंस से कहते हैं चाय वाय तो पिलाएं यार, हद हो गई है। हाँ, हम चाय पीते हैं, आप भी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। मैं नहीं बैठ रही, मैं आज खड़े होकर शो करने वाली हूँ, प्लीज। और मुमताज आप मेरे साथ खड़े रहेंगे प्लीज। मुझे इनका ये निकाले ना कि कैसे ये मेहमान नवाजी हमने पहली दफा देखी है, खुदा के वास्ते। मक्खी से डर रही है, देखो देखे कितनी मासूम होंगी मैं कि एक मक्खी से डर रही हूँ और ये कुत्ते पकड़ पकड़ के ये लेकर आए। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। ये आपने बताया ये मेरे वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब, और ये जो इस तरफ वाले हैं मेरे दादे हैं। अच्छा। और उधर वाला जो है उनका भतीजा, उनके भतीजे साहब। और वो जिन ऊपर आपकी तस्वीर है, ये मेरी है, गुनाहगार। ओए हाय जवानी, चेक तो करें जनाब। आइए जरा अंदर चलते हैं। और मुमताज साहब ये बताएंगे आपकी ये कितने अरसा पुरानी हवेली है? ये कोई 1880 की या 85 की याद नहीं, उतर की है ये। 1880 में ये बना था घर। आगे 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 आ जाइए। ये भुट्टो खानदान का मरकज है। ये मरकज पहले एक ही होती शाख होती थी यहाँ, सब यही होते थे। फिर हमारा बड़ा दादा जो था दोदा खान, हाँ, उसके 3 बेटे थे। सही। तो उसने, आइए आप बैठे ना। ये कौन है? ये मेरा चचा है। ये आपके चचा? इनका बेटा, मेरे वाले साहब का बड़ा भाई। ये दादा वही हमारा। ये आपके दादा। अच्छा, उधर भी कोई तस्वीरें, ये आप ही की तस्वीरें यकीनन आपकी। और वो मेरे वालिद साहब हैं। वो आपके वालिद साहब। अच्छा, स्टाइल आपकी पूरी फैमिली में एक स्टाइल आइकॉन रहे हैं आप लोग। इवन दो अगर हम जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देखते हैं, सर प्लीज बैठे आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी में भी हमेशा से एक हमें स्टाइल नजर आता था उनका। वो लपेटना, और आज मैं जब पुरानी वो वीडियोस देखती हूँ, इज अ स्टाइलिश मैन। और फिर बेनज़ीर साहिबा को जब हमने देखा, उनके अंदर एक स्टाइल, और ये तस्वीरें अगेन आपका भी अपनी पर्सनालिटी, एक रोब, एक दबदबा। वो माना थोड़ा लोगों के ऊपर रोब वाला था, गुस्से वाला था, लेकिन वो कहते हैं नारियल ऊपर से जितना भी सख्त होता है अंदर से नर्म होता है। ये वाली तो चीज है। हकीकत है, हकीकत है। उस वक्त के दौर को कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करता हूँ जी। उन दिनों में तो आराम ही आराम था। हम तो सिर्फ शिकार करते थे और आमदनी, और अपने जो काश्तकार थे उनकी देखभाल, ज़मीनों की देखभाल जी। ये कचहरी जैसे आपने देखी इधर उन दिनों से होती आई है। अच्छा। लोग पड़ोस के पॉलिटिकल सपोर्टर्स, सही, उनके जो मसाइल हैं हल करना, हमारा तो कारोबार यही था। चीनी कितनी लेंगे सही? सर आप चीनी कितनी लेंगे? मैं आधा चम्मच जी। तो यही थे, मसरूफ रहते थे। और मैं बगैर लोगों के दरमियान झगड़े, मार पीट, ये वो उस वक्त नहीं होता था। बस चैन सुकून होती थी। यहाँ दोस्त आते थे, पड़ोसी लोग आते थे, इधर ठहरते थे आके, गपशप में पूरा दिन लग जाता था। बैठते थे, कई दोस्त होते थे, उनको इधर ठहरते थे आके। एक टोला जाता था तो दूसरा आ जाता था। हाँ। सारा दिन शिकार, खेल कूद। हाँ, शिकार आपका बड़ा मशहूर है कि शिकार अब किस किस्म का शिकार करते हैं, मतलब किसका शिकार? तीतर का शिकार होता है जी जी, और हाड़े का शिकार होता है। वो तो आपको किस में ज्यादा मजा आता है, बेचारे तीतरों को मारने में या फिर बड़ा जानवर? बड़ा मैं तो सुअर मारता हूँ।
वो मैं उसको मार के तो तसल्ली मिलती होगी। बड़ा चैन मिलता है। सही सही। तो वो शिकार हम करते थे यार, कि शिकार का हमारे खानदान में बहुत बड़ा शौक था, और कुत्तों का, शिकारी कुत्तों का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को किस चीज़ का शौक था? उसको इतना शौक नहीं था, उसने पूरी जिंदगी बाहर गुजारी। वो यहाँ तो पैदा हुआ लेकिन चला गया, वो बचपन से बॉम्बे में उन्होंने गुजारा, फिर बाहर चला गया तालीम के लिए। तो करता तो था, लेकिन उसके पास इतना शौक और इतनी एक्सपर्टीज वगैरह नहीं थी। इसकी नहीं थी। हाँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे ब्रेक नहीं ले रही, बल्कि मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगी साईं के साथ, ज़रा सा ड्राइव पे चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ज़रा इस शहर को, इस इलाके को जानेंगे। और चलिए आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए चल के। आप चलेंगे तो मैं आऊँगी ना भाई, चलो। अब तो शहर के घरों में ये सहन वाला रिवाज भी खत्म हो गया। तो वो फैमिली का जो एक एटमॉस्फेयर था ना, सब एक जगह बैठना, दुख सुख सारे बांटना, वो वाला काम भी खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जरदारी साहब ने उन तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया था जो बीबी के दौर में थे, और जरदारी ने अपने लोगों को बिठाया था। तो वो लोगों का ये परसेप्शन है कि आपके खौफ से खौफ तो है, आपका डर था उन्हें। उसको क्या करे, उसको तो पूरी सिंध गवर्नमेंट उसको गार्ड कर रही है जी। एक दफा मैं आ रहा था रास्ते से, तो मुझे कॉन्वॉय ने ओवरटेक किया, तो उसमें 18 पुलिस की गाड़ियां, रात हो गई थी, 18 पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे जा रही थी। तो बाद में पता चला कि फरियाल टालपुर जा रही है। और इधर जब आता है ना, तो ये पूरे रास्ते वास्ते सब बंद होते हैं, लोग परेशान होते हैं, पुलिस रेंजर सब। और अब वो हमारा ये जो घर था जी, जिसमें इन्होंने कब्जा किया है, ये हमारे चाचे का घर था। अच्छा। तो उसके बाद फिर वो भुट्टो साहब ने घर लिया, फिर बेनज़ीर के बाद अब जरदारियों ने कब्जा किया हुआ है। और उन्होंने दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की हैं। उस घर को घर नहीं, वो किला बन के रह गया। और वो जो नौंदे रो शहर की मेन स्ट्रीट पे वो घर है, वो दोनों तरफ से स्ट्रीट बंद की हुई है, सीखों के गेट्स लगाए हुए हैं और पुलिस बैठी हुई है। पहला काम जो किया इनके हाथ लगा ये बंगला, इधर बहुत चांदी के बड़े प्रेशियस मार्बल जेड की चीजें थी अंदर। रात को तो 2 ट्रक्स भरा के उन सब चीजों को वहां से उठा के गुम कर दिया। आपको कहाँ लगता है मुमताज साहब कि कहाँ से खराबी पैदा होना शुरू हुई थी कि उसके बाद आवा का आवा ही बिगड़ गया? वो पहली जड़ आपसे अगर मैं पूछूं तो वो आप कहाँ से पकड़ेंगे? बीबी की शादी। मैंने सख्त एतराज किया, हमारी कोई फैमिली में से नहीं गया। और सियासी मुफाहमत थी उस वक्त ये शादी, भुट्टो साहब तब नहीं, मैं तो सोच में परेशान हूँ कि कैसे ये ऐसे आदमी से शादी क्यों की। इससे तो खतरा था उसको। और आखिर आजकल तो ये सब लोग कहते हैं कि जरदारी का हाथ है उसमें मारने के लिए। और जब यहाँ से वो भगाया गया उनको, तो वो लंदन में बैठी थी, इसको साथ बैठने नहीं दिया, इसको अलग कर दिया, ये न्यूयॉर्क में बैठा था। और ये बातें चल रही थी कि अभी थोड़े दिनों में तलाक होने वाली है। चले जनाब, यहाँ एक रैपिड फायर करते हैं क्योंकि मुमताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज साहब, मैं चंद नाम लूंगी और उन तमाम शख्सियात को आपके जहन में जो भी पहला वर्ड आएगा वो आपने बोलना है, सोचना नहीं है, ठीक है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ये अफलातून। नुसरत भुट्टो साहिबा। नुसरत भुट्टो साहिबा जी। अच्छी बीबी। अच्छी बीबी। ग्रेट। इमरान खान। इमरान खान कंफ्यूज्ड लीडर। ग्रेट। नवाज शरीफ। शरीफ नहीं है। जबरदस्त। अच्छा, ओके फाइन। जुल्फ़िकार मिर्जा। जुल्फ़िकार मिर्जा बोलता ज्यादा है। माफी साईं। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये रैपिड फायर है। अच्छा, इसके अलावा बिलावल भुट्टो। उसको तो मैं जानता ही नहीं।
आएगी तो नहीं, काट के चली जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काट, नहीं नहीं। नाज़रीन ये देखिए, ये एक नेचुरल खौफ है। मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो ये खौफ रहेगा ना कि ये जो ना करेगा। सर ये भी आपने पापा पाली हुई मक्खियाँ। बैठे बैठे। मैं नहीं बैठ रही, मैं आज खड़े होकर शो करने वाली हूँ। प्लीज, और मुमताज आप मेरे साथ खड़े रहेंगे प्लीज। मुझे इनका ये निकाले ना कि कैसे ये मेहमान नवाजी हमने पहली दफा देखी है, खुदा के वास्ते। मक्खी से डर रही है, देखो देखे कितनी मासूम होंगी मैं कि एक मक्खी से डर रही हूँ, और ये कुत्ते पकड़ पकड़ के ये लेकर आए। ये जो आप देख रहे हैं जनाब, यहाँ हम मौजूद हैं। इससे पहले आपने बाहर देखा सर, तो ये जब शिकार करके लाते हैं तो ये यहीं आ जाते हैं। हमने ये देखो, ला तस्वीरें जरूर जरूर कैप्चर करिएगा। इश्क माशके तो चले ही होंगे, हो ही नहीं सकता कि इश्क ना किया। वो मर्द ही क्या जिसने इश्क ना चलाना, है ना? उसका अलग बनाना पड़ेगा। एक पूरा शो अलग बनेगा हमारा। वैसे पर्सनली आप एक रोमांटिक आदमी है या रोमांस में भी थोड़ी सी चीजों को यूं रखते हैं? नहीं, रोमांटिक है। जी हाँ जी। सिन्फ़े नाज़ुक को पसंद करते हैं, बिल्कुल। उसके होने से ही तो है खूबसूरतियाँ, रानाइयाँ, जिंदगी बनती है ना। सही। ऐसे इंसान कैसे रह सकता है? सही। तो कभी ऐसा हो कोई कहानी पकड़ी गई हो अचानक से? कहानी? हाँ, मतलब कि इश्क माश्क का चलता हुआ बेगम के हाथ लग गया। नहीं, सब फूल प्रूफ सिस्टम। फूल सारी सियासत की जो गेमें थी ना, उसमें आजमा लेते थे। फूल सिस्टम। सही। कोई ऐसा, जब मैं वहाँ से चली थी तब मैंने पूछा था आपसे, कोई ऐसा यादगार आपको अपना शिकार याद है? हाँ, शिकार यहाँ जो हिज हाइनेस मीर अली मुराद टालपुर जो सिंध के बादशाह हैं, जी जी, वो अभी तक जिंदा है। अच्छा। हाँ, तो उसके यहाँ मैं जाता हूँ, अब भी जाऊँगा। 15 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। लेकिन पहले जो किए हैं हमने शिकार, वो बड़े याद। कोई ऐसा हो, कोई आमना सामना भिड़ गए हो जानवर से और आपको अब लगा कि आज तो जान के ऊपर लाले भी पड़े? कई दफा पूरी जिंदगी इसमें गुजारी है। कभी डर नहीं लगा कि नहीं, गोली भी फंस सकती है, कभी कारतूस अंदर से जल भी सकता है? किसी न किसी तरीके से बचाव हो जाता है। वो जिसको अल्लाह रखे फिर उसको कौन रखे। नाज़रीन, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन अब क्योंकि लंच का वक्त, तो हम टेबल तक चलेंगे और लंच करेंगे और फिर मज़ीद गुफ्तगू वहाँ करेंगे। आइए। खास रीज़न जवार की रोटी, ताकत ज्यादा होती है इसमें? नहीं, उसमें ताकत कोई नहीं होती, कोई विटामिन, शुगर नहीं होते। हाँ, कोई विटामिन नहीं होता ज्वार में। अच्छा। हाँ, तो नॉन फैटनिंग है। नॉन फैटनिंग है, ओके। तो वो खवातीन खास तौर पर, वो लोग जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि भाई अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपका रोटी खाने का भी मन करे तो जवार की रोटी खाएं, वो नॉन फैटनिंग है। आपकी स्मार्टनेस का इसका मतलब ये राज है। सही। देखिए जनाब, अब इस मुर्गी के बारे में मैंने इतना सब कुछ सुन लिया है, तो बनता है कि मैं इसको खाऊं। लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि आप लोग देखते रहे, मैं खाने को तो 4 चाय वाय बनाए आप लोग, प्लीज़ अपने लिए हमें खाना खाने दें ताकि मेरी पूरी टीम खाना खाए। मिलते हैं आपसे खाने के बाद, जाइए आप लोग। तो एक जगह हम गए, तो वो जो मेज़बान था गाँव का, अपने वो काटो बक्कर, इधर आओ बक्कर काटो, वो मुर्गी लाओ, ये करो, वो परेशान भाग। हमने कहा भाई बात तो सुनो, क्योंकि नहीं पहले खाना। हमने कहा भाई रोज़ा है। उसने कहा रोज़ा है, तो हमने कहा हाँ। अच्छा, फिर चाय पिए। जिंदगियों में इतने असूलों में बंधे रहे, तो आपको कभी नहीं लगा कि शायद थोड़ा सा असूलों को नॉर्मल रखता जिंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल होती? वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। और आप लोग सोचेंगे आते ही हम लोग कहीं चल भी पड़े, तो हम लोग एक दफ़ा फिर एक नए सफ़र पे चल पड़े। सर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब गाँव में एक धामरा, वहाँ टी पार्टी की हुई है हमारे दोस्तों ने, उसमें जा रहे हैं।
हम जा रहे हैं टी पार्टी, यानी कि टी टाइम मनाने। खाना खा लिया, खाने के बाद तो नेचुरली बनता ही है भाई चाय पीना, तो चाय पीने जा रहे हैं। आप हमारे साथ सफ़र पे निकलिए, चलिए देखिए। जी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था, और इस्तकबाल भी आपने देखा क्या भरपूर अंदाज से हुआ। और ये इनकी ख़ास रिवायत है जो घुटने को छू के मिलते हैं, ये ख़ास एहतराम और इज़्ज़त का मायने रखता है कि आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी आप बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो आप उससे इस तरह मिलते हैं। मुलाकातें करने लोगों के मुख्तलिफ गाँव में ये दौरे चलते रहते हैं हमारे। तो एक जगह हम गए तो वो जो मेज़बान था गांव का वो परेशान हो गया। उसने कहा आपने बताया नहीं मुझे आने का, और मैं खाना तैयार करता, अब आप बैठे में वो काटो बक्कर, इधर आओ बक्कर काटो, वो मुर्गी लाओ, ये करो, वो परेशान भाग दो। हमने कहा भाई बात तो सुनो, क्योंकि नहीं पहले मैं खाना पकाऊँ फिर उसके। अरे भाई बात तो सुनो, बैठो तो सही। हमने कहा भाई रोज़ा है। उसने कहा रोज़ा है, तो हमने कहा हाँ। अच्छा फिर चाय पिए। मेजबानी की इसे कहते हैं हाइट ऑफ मेजबानी। ये रोजा है तो चले चाय तो बनती है। सर आपको ढेसरे सिंध का खिताब दिया गया था, अगर मैंने कोई गलत ये जुमला इस्तेमाल ना किया कि ढेसर सिंध, ढेसर वो सिंधी फोकलॉर का एक फिक्टिशियस हीरो है जी, जिसके कहते थे कि वो 10 सिर है और उसको कोई मार नहीं सकता। वो एक फोकलॉर है, फिक्टिशियस फिगर है। तो ये आपको लक़ब दिया गया था फिर बाद 10 सिर, बाकी छुपे हुए हैं। बाकी छुपे हुए। नाज़रीन अब हम पहुंच चुके हैं जहां हमें आना था, और जो हमारे होस्ट हैं मैंने माइक पहले उनको दिया, चाहूँगी कि वो अपना तारुफ कराएं और फिर हम उनसे कुछ जानेंगे साईं के बारे में, कुछ इनके मिजाज के बारे में, और फिर कुछ इलाके के बारे में। जी सर। मेरा नाम इरशाद अली है, जोड़े जो है मैं कारकुन हूँ सरदार मुमताज़ अली खान भुट्टो साहब का। मेरा 30 साल जो है वास्ता है मुमताज़ साहब के साथ। ऐसा सियासतदान है जो पूरी एशिया में ऐसा सियासतदान नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपने वर्कर्स के साथ वो माशाल्लाह तमाम बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, और अगर रूटीन में कोई ऐसा गलत काम कर लेता है तो लाजम है एक वो जो है आपके पास मिनिस्ट्री भी रही थी उसके दौर में। जी हाँ, मैं 96-97 में ममता साहब ने जो कैबिनेट बनाई थी, मुझे वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर रखा था, और वो निगरान दौर था, केयर टेकर का दौर था। तो साहब की उस दौर में कोई इलाके में आप लोगों ने अपने पर्सनल इलाके के लिए कोई फंड्स मिलते थे, इलाके के लिए काम किया था? असल में ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए निगरान दौर बना था, ना उसमें कोई जॉब थी, ना कोई डेवलपमेंट वर्क था, कुछ भी नहीं था। बाकी ये है कि ममता साहब ने आते ही अमन अमान ऐसा काम कायम किया कि वो एक मिसाली है अगर उस दौर को कोई देखे। और उसके अलावा जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई साहब ने, उसकी तो फॉरेन से जो टीम्स आई थी, उन्होंने साहब को लेटर लिखे ममता साहब को कि अप्रिशिएट किया उनको। जिंदगियों में इतने असूलों में बंधे रहे, तो आपको कभी नहीं लगा कि शायद थोड़ा सा असूलों को नॉर्मल रखता ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल होती? नहीं, अगर असूल जिंदा रहे तो उसमें से जो तसल्ली मिलती है, वो सुकून मिलता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप असूल तोड़कर कुछ हासिल करें तो उसमें से नहीं मिलता है ना, फिर रात की नींद नहीं आती। नहीं। फिर बंदा जो है ना वो दुबई या अमेरिका में इलाज ही करवाना होता है, फिर नींदें हराम हो चुकी होती हैं, हम नींद की दवाओं पर होते हैं। जनाब हमारे साथ एक और पर्सनालिटी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि इनका भी तारुफ हो और इनसे हमने एक बड़ा अजीम वाक़या भी सुना जी। इसके चचे बैरिस्टर जान मोहम्मद जूने जो खिलाफत तहरीक के ज़माने में वो हस्ती जिसने यहाँ अंग्रेज़ सरकार से बॉयकाट करके, और उसी ज़माने में बड़े सगीर में वो वाहिद बैरिस्टर थे सूबा सिंध के, एक ही बैरिस्टर थे
जिसने यहाँ इसी सरज़मीन पर अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और यहाँ तक कि उसने अपनी बैरिस्ट्री की डिग्री फाड़ करके उनके हवाले की कि ले लो, ये तुम्हारी डिग्री मुझे नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूँ और आपकी तहज़ीब, सकाफ़त और तमद्दुन और हमारे दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। उसी ज़माने में उलमा ने फतवा दिया कि अब यहाँ से हिजरत कर सकते हो, हिजरत करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो आदमी था जिसने यहाँ से ट्रेन भर के यहाँ से हिजरत करके अफ़गानिस्तान गए और कई स्टेशनों पर उनकी जो इस्तकबाल हुआ। तो वो उसका मोहतरम इरशाद खान भतीजे हैं और इसका ताल्लुक़ भी पिछले 25-30 साल से मोहतरम साहब के साथ रहे हैं। कई ऑफ़र्स इसको हुई लेकिन कभी इसके अंदर कोई तबद्दुल तगय्युर नहीं हुआ और अब तक ही इसी तरह रहे हैं। हाँ, वरना नॉर्मली देखा जाए तो पार्टियां बदलने का तो अब एक सर फैशन सा नहीं हो गया है कि आज पीपल्स पार्टी में हूँ, कल नून लीग में हूँ, परसों नून लीग से निकला तो पीटीआई में, पीटीआई से निकला तो एमकेएम में। मतलब ये तो एक बन गया है, एक फैशन है। आजकल के ज़माने में लॉयल्टी कोई हैसियत नहीं रखती, सही मुनाफा हैसियत। आपने लॉयल्टी की काफ़ी बड़ी कीमत भी अदा की है। हाँ, करनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि पूरी फैमिली आपकी ख़त्म हुई इस लॉयल्टी के पीछे। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ कह सकते। बस ये है कि पाकिस्तान को बचाने वाला कोई पैदा होना चाहिए। यहाँ जिनको लोग वोट दे के भेजते हैं वही इनके दुश्मन हैं, वही उनका खात्मा लाना चाहते हैं, वही इनकी गैरत पर हमले करते हैं, इनकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाते हैं। तो बस हमारी उम्मीद ये है, तवक्को ये है कि यहाँ भी कोई अतातुर्क पैदा हो जो बचाए इस धरती को, वरना ये गीदड़ और जो ये बिल्ले और ये मच्छर जो इस मुल्क को लगे हुए हैं वो इसकी हड्डियाँ अब खाने लगे हैं, वो भी हज़म कर लेंगे। थैंक यू सर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि अतातुर्क कोई आसमान से नहीं उतरा था, वो हमें से एक था। अतातुर्क आप भी बन सकते, मैं भी बन सकती, अपने तौर पे, अपनी जगह पे। सिर्फ आवाज़ उठानी है, आवाज़ उठाना तो सीखिए, गलत को गलत और सही को सही कहना तो सीखिए। बस ये भी बहुत होगा इस मुल्क के साथ वफादारी के लिए। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।